सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, किसी भी इंसान की किरदार कुशी करना बहुत बड़ा इखलाकी जुर्म है। किरदार कुशी वो ही करता है जो अपने मुखालिफ को हराने की सक्कत नहीं रखता, यकीन जानिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि किसी के ज़ाती किरदार के बारे में खोज ना लगाओ, खबर को आगे फैलाने से पहले खूब तहकीक कर लिया करो। एक मुहज़्ज़ब माशरे की अगर मैं बात करूँ तो मुहज़्ज़ब माशरे में भी ये बात किसी तरह काबिल कबूल नहीं होती कि हम किसी की किरदार कुशी करें या उसके ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश करें। सबसे ज़्यादा बुज़दिल या सबसे ज़्यादा नाकाम कह लें, सबसे ज़्यादा जहनी बस्ती का शिकार वो शख्स होता है जो अपने मुखालिफ की किरदार कुशी करना शुरू कर दे, बग़ैर किसी बात की तस्दीक के उस पर बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दे या फिर गैर इखलाकी जुमले कसना शुरू कर दे, अपने मुखालिफ से मुतालिक झूठ फैलाए बगैर तस्दीक के, उसके किरदार को मशकूक बनाने की कोशिश करे, ये जानते हुए कि उसका किरदार ऐसा नहीं है, जानबूझ के करे। ये हमारे मज़हब में भी एक बहुत बड़ा गुनाह है, यकीन जानिए, और किसी भी मुआशरे के लिए ज़हर कातिल भी है। अच्छा, अल्लाह तो ऐबों पर पर्दा डालता है ना, अल्लाह ऐबों पर पर्दा डालता है। अल्लाह अपने बंदे के उन गुनाहों पर भी पर्दा डालता है जो उसने किए होते हैं। और अगर किसी इंसान ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका इल्ज़ाम उसका मुखालिफ उस पर लगाए तो ये कितने शर्म की बात है, ज़रा सोचिए। इखलाकी गिरावट की आखिरी हद कह दें, क्या आखिरी हद होगी तो गलत नहीं होगा, लेकिन कितने अफसोस के साथ मैं यहाँ पे बात कहूँगी, मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारा मुआशरा इस बीमारी का, इस नासूर का शिकार हो चुका है बुरी तरह से। आज लोग सिर्फ और सिर्फ मुखालिफ और जो मुखालिफत जो नज़रियात उनके अलग होते हैं या मुखालिफत में इतना आगे चले जाते हैं कि एक दूसरे के साथ नज़रियात नहीं मिले, सिर्फ इस वजह से इतने आगे बढ़ जाते हैं कि अपने मुखालिफिन की या मुख्तलिफ राय रखने वालों की किरदार कुशी पे उतर आते हैं सीधे। बजाय सेहतमंद तनकीद करने के, बजाय तनकीद बराए इस्लाह करने के, डायरेक्ट किरदार कुशी पर आ जाते हैं, गैर इखलाकी इल्ज़ामात लगाने पर आ जाते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलना शुरू करते हैं, गालियाँ तक निकालने पर आ जाते हैं और फिर खुद को अफसोस के साथ, अब ये सबसे ज़्यादा अफसोस की बात, सब कुछ करने के बाद खुद को सच्चा मुसलमान कहते हैं और कहते हैं कहो हमें सच्चा मुसलमान। कितनी बड़ी मुनाफिकत करते हैं हम लोग कह रही हूँ। इनमें से बहुत सी जो बुराइयां हैं हम सब में पाई जाती हैं, किसी में किसी तरह की, किसी में किसी तरह की, और हम अपने गिरेबानों में झांक के देखते नहीं हैं। ये भी बहुत बड़ी बुराई है कि हमें दूसरों की बुराइयां नजर आती हैं, हम अपने गिरेबानों में झांक के नहीं देखते। कितनी बड़ी मुनाफिकत करते हैं ना हम लोग। बाहैसियत एक मुसलमान खुद के साथ हम क्या कर रहे हैं, और सबसे मुश्किल इम्तिहान हम जैसे जो एंकर्स हैं उनका होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं अगर नून लीग पर तनकीद करती हूँ तो नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले अपनी सियासी तरबियत का खुलकर मुजाहरा करते हैं। वो बातें करते हैं जो शायद, ऐसी बातें करते हैं जो शायद वो अपने कायद से सुनते आ रहे होंगे। तहरीक इंसाफ पे तनकीद करूं तो कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं जो देखकर उन पर भी अफसोस ही होता है। पीपल्स पार्टी से उनके 12 सालों के बारे में अगर गलती से मैं पूछ लूँ कि दर्जन सालों का हिसाब कुछ बता दें तो जियाले जो हैं वो मैदान में आ जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान से पूछ लो कि 10 साल कश्ती के चेयरमैन की हैसियत से मौलाना साहब तुसी कीता की सी सानू भी दस तो उनकी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले जो दीनी भाई हैं, दीनी भाई कहूँगी, वो खराफात ऐसी निकालते हैं कि जो अल हफीज़ुल रहमान क्या कौम है। क्या ये है हमारा मुआशरा कि अगर आपसे एक एंकर भी सवाल पूछते तो आप एंकर पर कीचड़ उछालने पर आ जाते हैं। ये सिर्फ एक एंकर की बात नहीं हो रही, इसको पॉइंट को समझने की कोशिश करें। मैं किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखती, मेरा क्या काम है सवाल, और शायद मैं वो एंकर हूँ, ये वो प्रोग्राम है, वो चैनल है कि हम सबके बारे में खुल के बात करते हैं, सबसे पूछते हैं, और मैं तो प्रोग्राम में सबसे कहती हूँ, चाहे वो शेर वाला हो, चाहे वो तीर वाला हो, चाहे वो बल्ले वाला हो, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे नहीं चलेगा। अब एक शख्स 30 साल इक़्तिदार में रहा,
उससे 30 सालों का सवाल तो होगा ना। अगर मैं सवाल ना पूछूं तो ये मेरी गलती है, सवाल पूछूं तो मैं तो अपना काम हक सच के साथ कर रही हूं, तो मैं कहां से गलत। एक 12 साल से कोई इक़्तिदार को चिपका हुआ है, दर्जन सालों का अगर मैं सवाल करूंगी तो मैं गलत या जवाब ना देने वाले गलत। एक को 14 माह हुए हैं, उससे उनका सवाल होगा, 14 माह की परफॉर्मेंस का सवाल होगा, लेकिन मयार तो एक रहना चाहिए ना। जो लोग कहते थे कि हमसे 4 सालों से पहले सवाल ना करना, वो ये चाहते हैं कि मैं 14 महीनों में वो सवाल करूं, ऐसी तनकीद करूं जितनी उन लोगों पर 3-3 बारियां लेने के बाद भी ना हुई। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और अपने मुखालिफ पर किरदार कुशी का ये हथियार कोई नया भी नहीं है। 1970 ज़रा याद करें, 1970 की इंतखाबी मुहिम के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपीपी के खिलाफ भी किरदार कुशी का इस्तेमाल किया गया था। फतवा जारी किया गया था, जो भी पीपल्स पार्टी को वोट देगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। सोचे ज़रा, भुट्टो साहब और उनके ख़ानदान के खिलाफ बाकायदा प्रोपेगेंडा किया गया, मगर अवाम ने किरदार कुशी के तमाम हरबे यकीन से कह रही हूँ मुस्तरद किए। उसका सबूत कि पीपीपी को कामयाब करवा दिया, वोट दिया और भुट्टो साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए वोट जीत के। अब 1988 के इंतखाबात में IJ के मरकज़ी लीडर्स ने बेगम नुस्रत और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अगेन किरदार कुशी की घटिया तरीन मुहिम चलाई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चूँकि बेमिसाल क़यादत और जमहूरियत के लिए तारीख साज कुर्बानियों की वजह से शोहरत के उरूज पर पहुंच चुकी थीं, लिहाजा वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई। ये सब कुछ बर्दाश्त किया उन्होंने, ग्रेट खातून थी। और आजकल किरदार कुशी के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। इमरान खान के बारे में उनकी साबिक अहलिया ने यही हरबा इस्तेमाल किया था, आपको याद होगा, और एक ऐसी किताब लिख डाली जो उन मोहतरमा की ज़हनी पस्ती कह दूँ कि ज़हनी पस्ती की अक्कासी करती है बाकायदा कि क्या सोच है उस औरत की। मंसूबा तो ये था कि उस किताब को इंतखाबात से 2 हफ्ते पहले मंजरे आम पर लाना था, ताकि तहरीक इंसाफ के हामियों के जहनों को बाकायदा जहनों को हाईजैक किया जा सके, जहनों को ख़राब किया जा सके। जैसा ये चाह रही थी खातून लिखने वाली या इनके साथ जो लोग मिले हुए थे, वो चाहते थे कि उन जहनों को बाकायदा ख़राब किया जा सके, मगर उस किताब का कंटेंट बहुत पहले लीक हो गया और इमरान खान की किरदार कुशी करने का ये हरबा फ्लॉप हो गया, नाकाम हो गया। और आज इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। अच्छा नाज़रीन, जब मुखालिफ आपको शिकस्त नहीं दे सकता, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, जब मुखालिफ आप शिकस्त नहीं दे सकता, यानी आपके सामने हार चुका होता है लेकिन मुंह से नहीं मान रहा होता, तब वो क्या करता है कि जी वो आपकी किरदार कुशी पर उतर आता है। ये ज़रा गहरा पॉइंट है, गौर से ज़रा सुनिए। जब आपके सामने वाला बंदा, मुखालिफत करने वाला, जान जाता है कि वो आपको नहीं हरा सकता, तो वो सस्ता तरीका क्या अपनाता है कि घटिया तरीन तरीका के किरदार कुशी पर उतर आता है। वो आपके किरदार को मशकूक बनाता है, वो ऐसी अफवाहें, ऐसी रूमर्स फैलाने की कोशिश करता है जिनसे आपका किरदार मुतासिर हो सके किसी तरह। अब आज मुल्क में कुछ अफवाहें, कुछ रूमर्स बहुत गर्दिश कर रही हैं। वो क्या है जी कि हुकूमत आज जा रही, हुकूमत कल जा रही, आपने सुनी होंगी। इमरान खान बहुत मुश्किल में है और फिल्म में जो है, एक साहब का तो मैं पढ़ी थी, फिल्म में क्लाइमेक्स आने वाला है, वो फिल्म के बाकायदा दी एंड भी बता रहे थे, विलन हीरो बन जाएगा तो हीरो विलन बन जाएगा। और ये दावा कौन कर रहा है? ये दावा वो लोग कर रहे हैं जिनके पास 2 काम थे। नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में थे तो नवाज शरीफ की हुकूमत का दिफा करना, और नवाज शरीफ जब बीमार हुए तो उनको मुल्क से किसी तरह बाहर भेजना, ये 2 काम। वो लोग पहले ये दावा करते रहे कि नवाज शरीफ मुल्क में ही रहेंगे, याद है आपको, किसी कीमत बाहर नहीं जाएंगे मियाँ साहब, मियाँ साहब ऐथे रहेंगे, ऐथे इलाज कराएंगे। जब नवाज शरीफ बाहर चले गए तो क्या कहने लगे कि वो जब आएंगे तो हीरो बन के आएंगे, हीरो बन के लौटेंगे। देखिए ज़रा इन लोगों का। वो लोग ये भी कहते थे कि मौलाना साहब का धरना वो धरना होगा जो कि तारीखी धरना होगा, काया पलट देगा, काया। जब मौलाना साहब खाली हाथ
डंडे हिलाते हुए वापस आए तो वही बड़े लोग ये फरमाने लगे कि मौलाना साहब जो हासिल करना चाहते थे वो हासिल करके आए हैं। अब एक केस और फिर नई अफवाहों का बाजार गर्म। पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस जो नवाज शरीफ के लंदन जाते ही दोबारा डिस्कस होने लगा। सोचा आपने नाजरीन, उसको बुनियाद बनाकर एक बार फिर वही बातें की जा रही हैं जो पहले मौलाना फजलुर रहमान के धरने से मुताल्लिक की गई थी। ये ज़रा सोचें, इस पॉइंट को देखें ज़रा, क्या कह रही हूँ मैं। अब इसी किस्म के दावे किए जा रहे हैं जो नवाज शरीफ के बाहर जाने या ना जाने के लिए किए गए थे, और वो लोग जो कल तक नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए बाकायदा सरगर्म थे, आज वो इसी केस को बुनियाद बनाकर क्या कुछ कहते फिर रहे हैं। ये जरा पहला क्लिप देखिएगा। कौम आपसे रसीदें मांग रही है, आपको रसीदें देना पड़ेंगी कि आपने किस किस से पैसा लिया है। आज कौम जानना चाहती है कि भारत से किसने आपकी फंडिंग की है। कौम जानना चाहती है कि अमेरिका, यूरोप में और मशरक़ वुस्ता में किन किन लोगों ने आपकी फंडिंग की है। तो अगर फिक्र नहीं है, अगर राजदारी नहीं है, तो क्यों नहीं आप मनी ट्रेल पेश करते तहरीक इंसाफ की फंडिंग की। अच्छा जी, एक लम्हे को यकीन जानिए मैं दिल पे हाथ रख के कहती हूँ हमेशा अपने मखसूस अंदाज में। ये नाज़रीन अक्सर कहते हैं अब दिल पे जब हाथ रखती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है कि दिल से निकली आवाज़ है, हमारे दिलों को लगती है। ज़रा दिल पे आप हाथ रखिए, आपको भी एक लम्हे को ऐसा नहीं लगा मेरी तरह कि एहसन इकबाल साहब अपने ही कायद नवाज शरीफ से मुखातिब थे, क्योंकि अरबों की जायदादें बनती चली गई। अब ज़रा सुनिएगा, अरबों की जायदादें बनती चली गई, रसीदें ना मिली तो वो नवाज शरीफ को ना मिली। पहले पार्लियामेंट ने रसीदें मांगी, नहीं है जी, है नहीं दी। जीआईटी ने रसीदें मांगी, अगेन नहीं दी। अदालत ने रसीदें मांगी, वही जवाब नहीं। निश्ता नाअहल होने के बाद कितने ही जलसे किए, कितनी बार कौम से खिताब किया, कितनी बार शिकवा किया कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। हर जगह गए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके चीखते रहे, चक्कर काटते रहे, चिल्लाते रहे, पूछते रहे मुझे क्यों निकाला। सब कहा, सब देने का वादा किया, दावा किया, लेकिन अगर मियाँ साहब ने कुछ ना दिया तो वो जो एक चीज़ जहाँ से मसला शुरू हुआ, रसीदें दे देते ना, रसीदें, मनी ट्रेल नहीं दी। आज एहसन इकबाल साहब जिस धड़ल्ले से पीटीआई से रसीदें मांग रहे हैं, उतने ही धड़ल्ले से वो उन रसीदों के मुखालिफ थे जब अदालत उनके ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब से यही रसीदें मांग रही थी। याद है आपको? आज जिस जोश और बलबले के साथ एहसन इकबाल साहब रसीदों और मनी ट्रेल का बाकायदा तकाजा कर रहे हैं, कुछ ही अरसे पहले तक यही एहसन इकबाल साहब इसी जोश, इसी बलबले के साथ इन रसीदों और मनी ट्रेल की मुखालिफत करते रहे। ऐसा ही है ना, जब नवाज शरीफ से कौम, अदालत, जीआईटी और अपोजिशन उनकी जायदादों की रसीदें मांगते रहे थे। लेकिन यहाँ तहरीक इंसाफ की अपनी गलती भी है। अब आप सोचेंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तहरीक इंसाफ की अपनी गलती है, पीटीआई ने इस केस को क्यों लटकाए रखा। केस को फेस करे। अच्छा, अगर मैं इमरान खान साहब को पसंद करती हूँ, उनके लिए दुआ गो हूँ, या उनको कौम ने वोट दिया है, तो इसका सिर्फ एक रीज़न है जो कि मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ कि इमरान खान करप्ट नहीं है, उन पर कौम के पैसे चोरी करने का इल्ज़ाम नहीं है, उनके खिलाफ करप्शन का एक भी स्कैंडल नहीं है। जिस दिन इमरान खान के खिलाफ ऐसा कोई जुर्म साबित हुआ, यकीन जानिए उस दिन मैं डॉक्टर फिजा अकबर खान सबसे पहले मैं इमरान खान से सवाल करूंगी। इसलिए तहरीक इंसाफ को इस मामले को मजीद नहीं लटकाना चाहिए। लेकिन वो जो इखलाकी तौर पर भी ये जवाज नहीं रखते कि वो रसीद और मनी ट्रेल का नाम भी अपने मुंह से निकालें, तकाजा करें, मैं तो उनसे भी सवाल करूंगी ना। नून लीग अपने अंदर भी तो झांक कर जरा देखे, अपने गिरेबानों में क्या नजर आता है। 1988 में सऊदिया से, कभी उसामा बिन लादेन से अरबों रुपए लेकर एक खातून रास्ता रोकने के इल्जाम किस पर लगे? क्या उनकी तहकीकात हो गई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन क्यों रखा? सवाल है। एमक्यूएम पाकिस्तान क्यों हुई? ऐसी कई मजीद चीज़ें हैं जिन पर बहुत बात हो सकती है। लेकिन एहसन इकबाल साहब इस तरह अपने मुखालिफ पर कबल अज़ वक्त
ये लिटरली कबलस वक्त ही है। ऐसे इल्ज़ामात लगाना कि भारत से फंडिंग हुई या किसी दुश्मन मुल्क से, ऐसा तासुर देना कि आपका मुखालिफ दुश्मन लॉबी का मोहरा है, ये इंतहाई शिकस्त खुर्दा हरकत। मुझे आज भी अफसोस के साथ यही सवाल करना पड़ता है कि आखिर कब हम इस दलदल से बाहर निकलेंगे, कब हम सियासत से किरदार कुशी को माइनस कर देंगे, कब हम एक दूसरे से जायज़ इख्तिलाफात करेंगे, जायज़, कब हम एक दूसरे पर तामीरी तनकीद करेंगे, तनकीद बराए इस्लाह। लेकिन हालत तो ये कि आप लोग जब आपस में बैठते हैं तो आपका आपस का क्या मौजू होता है, ज़रा वो भी दिखा दें इनको रज़ा। चले अब मैं भी ज़रा कुछ सुनाती हूँ इन्हें। अपोजिशन की रहबर कमेटी जो कौम का मुस्तकबिल संवारने बैठी है, मुस्तकबिल संवार बैठी थी ना, जो मुल्क की बाकायदा जो डायरेक्शन है, समत को ठीक करने के लिए पुरअज़्म है बहुत ज़्यादा, वो आपस में एक जगह बैठ कर बात कर भी रहे हैं तो क्या बात कर, किसी की ज़िंदगी के निजी मामलात का तमस्कर उड़ा रहे हैं। और जब इन सियासतदानों की जो ये अप्रोच है, अगर मैं कोई इतनी छोटी होगी तो फिर हम इनसे क्या तवक्को रखें, क्या एक्सपेक्ट करें। ये लोग निकले हैं हमारा मुस्तकबिल अपने हाथ में लेने। ये लोग, इनका ज़रा मेंटल लेवल तो चेक करें, IQ लेवल चेक करें। इनको इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिला था, जो इनकी पर्सनल जो लाइफ है उनकी, उसको डिस्कस करने बैठ गए इमरान खान साहब की। ये मौजू था इन काबिल तरीन लोगों का, कौम के रहनुमाओं का, जो कौम का मुस्तकबिल अपने हाथ में रखने का दावा करते हैं, संवारने का दावा करते हैं। इनके पास इतना वक्त है कि ये इस तरह के मजाक करें, नॉन सीरियस हरकत करें। बाहर निकलकर जब कौम के सामने आते हैं तो खुद को इतना एक नफीस शख्सियत जाहिर करते हैं जैसे इनसे बेहतर तो कोई होगा ही नहीं पूरी दुनिया में। चलो दुनिया नहीं, पाकिस्तान में इनसे कोई बेहतर नहीं होगा। जब ये मुआशरे को इस तरह से लीड करेंगे, अब मेरा सवाल है मुआशरे से, आप लोगों से, क्योंकि ये लोग तो खुद को मुआशरे का शायद हिस्सा ही नहीं समझते, इनको तो साइड पे कर देते ना, तो वखरे निराले लोग हैं। मुआशरे के लोगों से, व्यूअर्स से मेरा सवाल है, अगर ऐसे लोग लीड करेंगे मुआशरे को इस तरह, तो फिर मुआशरा कैसा होगा? ये सवाल करने की भी शायद ज़रूरत है ही नहीं। एक तरफ ये रहबर कमेटी के रहबरान और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के फर्जंदे गिरामी, मैंने कहा ज़रा इज्जत से नाम लूँ, फर्जंदे गिरामी। ये ज़रा क्लिप देखिए। वो कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते, और आज आप अपने सामने हुकूमती बेंचों से आवाज़ें उठ रही हैं कि महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है, बड़ी परेशानी है, रोज़ यहाँ पर मीटिंग्स ली जाती हैं लेकिन कुछ नहीं होता, महंगाई और बढ़ती है, टमाटर जो है वही इनसे संभाला नहीं जाता है। और इतने बाखबर लोग हैं कि टमाटर का रेट जो है पूछा जाता है तो पता नहीं कौन सी दुनिया में बसते हैं। सियासत तो बाद में होती रहेगी, लेकिन अगर इन नालायकों का हमने सद्देबाब ना किया तो कहीं ना कहीं मुल्क को नाकाबिले तराफी नुकसान हो सकता है, जिसके आसार मुझे नज़र आते हैं। तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर, जो रहबर कमेटी है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, मिलकर इंशाल्लाह ताला इसका कोई मुआशी और सियासी हल निकालेंगे। अच्छा, पहली बात तो कि हमजा शहबाज शरीफ साहब बहुत अरसे के बाद नमूदार हुए और उनका सबसे पहला जुमला ही बड़ा कमाल था। क्या याद करें ज़रा, चले मैं याद करवाती हूँ कि झूठ के पैर नहीं होते। हमजा साहब क्या कह रहे थे, दोबारा सुन लें, कि झूठ के पैर नहीं होते। और अगर मैं आपको झूठ के पैर दिखा दूं तो चले दिखाते हैं। देखिए रजा, चलाइएगा। ये साइड स्क्रीन पर फुटेज चल रही है, मेरे प्रोड्यूसर ने फुटेज चलाई है, देखें जरा। इसमें झूठ अपने पैरों पर खुद चल रहा है। अल्लाह की शान देखिए, हमजा शहबाज शरीफ झूठ अपने पैरों पर चल रहा है। देख लें, किसी को यकीन नहीं आ रहा, अगर देखें जरा, आंखें खोल के देखें, बंद आंखों से भी नजर आ जाएगा कि झूठ अपने पैरों पे चल रहा है। ये वो झूठ है जो कौम से लगातार बोला जाता रहा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, एक्टिंग पे एक्टिंग। आप लोगों को तो वाकई फिल्मों में जाना चाहिए, बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं आप लोग। नवाज शरीफ बीमार हैं, नवाज शरीफ बहुत बीमार है, नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरा है, नवाज शरीफ की हर शरियान ऑलमोस्ट बंद है, नवाज शरीफ मौत से लड़ रहे हैं, ऐसे ये लोग कहते हैं। नवाज शरीफ को किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। वो कुछ बड़े लोग जो खुद को सहाफत का सब कुछ मानते, ऑल इन ऑल कहते हैं अकले कुल हैं हम, वो आए दिन खबरें देते थे। नवाज शरीफ ने आज हाथ ऊपर किया, नवाज शरीफ को आज पसीना आ गया, नवाज शरीफ ने आज बात की, नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स आज यहाँ तक आ गए, आज वहाँ तक गिर गए। आज उनका बस चलता तो प्लेटलेट्स 200 तक भी पहुँचा देते ना,
तो वो पहुंचाने के लिए आ जाते। और फिर भी चमत्कार कहते हैं ना, चमत्कार, मोजज़ा, वो जो इनके इंडियन जो बड़ा खुश होते हैं इनकी एक्टिंग देख के, तो वो इस तरह की हेडलाइंस चलाते हैं कि चमत्कार हो गया, यानी इंडिया वाले खुश होते हैं। जो दूसरों पे इल्जामात लगाते हैं, जरा अपने बारे में तो देखें मौलाना फजलुर रहमान, इस तरह के लोग कि ये भारत को खुश करते हैं इस तरह की हरकत करके। वाकई को मुआवजा ही होता कि तब भी तंदुरुस्त फिर रहे होते, जहां तक मर्जी गिर जाते प्लेटलेट्स। नवाज शरीफ जब तक पाकिस्तान में था, जब तक मेरे ख्याल से उससे बड़ा बीमार ही कोई नहीं था। लेकिन आज देखिए यही नवाज शरीफ लंदन की फजाओं में कैसा बेहतरीन लग रहा है। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनको सेहतमंद रखे। लेकिन हमजा शहबाज शरीफ ने जो दावा किया था कि झूठ के पाँव नहीं होते, उनको दिखाना बहुत ज़रूरी था कि अपने इर्द गिर्द देखें हमजा भाई साहब, आपको झूठ के हाथ पाँव चलते दौड़ते भागते नजर आएंगे। और दूसरी बात हमजा शहबाज ने की कि कुछ नालायकों का सदेबाब करना होगा ताकि मुल्क का नुकसान ना हो जाए। तो अच्छा जी, तो नालायकों को करेगा कौन, मेरा ये सवाल है। इनसे बड़ा नालायक आप इस मुल्क की किस्मत ज़रा देखें नाज़रीन, आप इस मुल्क की किस्मत देखें, इस कौम की हालत देखें। इस कौम की हालत वो ठीक करना चाहते हैं जो इस कौम की, इस मुल्क की बिगड़ी हुई हालत के खुद जिम्मेदार हैं। यानी दर्द देने वाले आपका दर्द कम करेंगे, क्या बात है। 3 बार 2 ख़ानदान इस मुल्क पर हुकूमत कर चुके हैं, बाकायदा बुराजमान रहे, जिनके साथ एक मौलाना मुफ्त में मिलता था, कहते हैं ना एक के साथ एक मुफ्त, तो ये मौलाना साहब मुफ्ती मिलते थे हर हुकूमत के साथ। आज वही 2 ख़ानदान चाहते हैं कि चौथी बार उनको मौका दिया जाए, इक़्तिदार दिया जाए, और वो मौलाना चाहते हैं कि उनको एक बार फिर कश्मीर कमेटी की कुर्सी दे दी जाए। बल्कि मौलाना तो ये चाहते हैं कि उनको बस वज़ारत दे दी जाए, भले उसका नाम कोई भी हो या नाम हो ही ना। और हालत अब ये है कि जो रसीदों के मुखालिफ थे वो रसीदें मांगने पर आ गए, जो मनी ट्रेल देने के खिलाफ थे वो ही मनी ट्रेल का तकाजा कर रहे हैं, जो धरनों के खिलाफ थे वो जगह जगह धरने दे रहे हैं, जो कंटेनर की सियासत के खिलाफ थे वो कंटेनर्स पर चढ़ गए, और जो एहतसाब के खिलाफ थे वो आज हिसाब मांग रहे हैं। और फिर कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, और भी बहुत कुछ कहते हैं। और मैं तो उनसे हमेशा ही कहती हूँ कि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। ब्रेक पे हम चले गए थे और मौलाना फजलुर रहमान का क्लिप बिल्कुल रेडी किया हुआ था टीम ने, तो टीम अगर क्लिप रेडी है तो चलाइएगा ज़रा। 1 साल में पूरी मुल्क की मईशत को मुंजमद कर दिया है, तरक्की सुपर कर रह गई। गंदम की पैदावार में 30% कमी हुई है इस 1 साल के अंदर, चावल की पैदावार में 40% कमी हुई है, कपास की पैदावार में 50% कमी हो गई है। दूसरों को चोर चोर कहने वाले खुद एहतसाब से भाग रहे हैं। अच्छा, यकीन जाने मौलाना साहब से मुझे कितने भी इख्तलाफात हों, लेकिन ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, कहते हैं ना कि दिल में ठंड पै गई कि 10 साल बाद मौलाना फजलुर रहमान को एटलीस्ट दाल चावल आटे घी के रेट और पैदावार तो मालूम हो गई। वरना ये तो सिर्फ लस्सी पीने पर इत्तेफाक करते थे, वो भी लाखों की सरकारी लस्सी, फिर लाखों की करोड़ों की क्या फ़र्क पड़ता है, मिनिस्टर एनक्लेव की लस्सी। और दूसरी बात, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी पीटीआई के उसी फॉरेन फंडिंग केस की बात कर रहे हैं जिसकी मनी ट्रेल एहसन इकबाल साहब रस्तुए पाकिस्तान नेशनल रस्तु मांग रहे हैं। यानी आज मौलाना फजलुर रहमान भी पीटीआई के एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन यही मौलाना साहब खुद के एहतसाब के हवाले से क्या सोच रखते हैं, उसका इजहार किस तरह करते हैं, ज़रा देखिए। आपस की बात है, मौलाना कम कोई गुल्लू बट या कोई डॉन ज़्यादा लग रहे थे ना कि भाड़ में जाए ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ये है हमारे मुल्क का तर्ज सियासत। एहतसाब खुद का हो तो हराम, मुखालिफ का हो तो हलाल हो जाता है। रसीद अपनी मांगी जाए तो हराम है जी, मुखालिफ की मांगी जाए तो हलाल हो गई। मनी ट्रेल खुद से पूछी जाए तो हराम, पूछना भी ना। मनी ट्रेल मुखालिफ से ली जाए तो जी हलाल है, हलाल है। हिसाब अगर अपना हो तो हराम है, हिसाब मुखालिफ का हो तो हलाल ही होगा। गिरफ्तार खुद हो तो हराम, गिरफ्तार मुखालिफ हो तो हलाल। एहतजाज खुद करे तो जमहूरियत, एहतजाज मुखालिफ करे तो गैर जमहूरी। धरना खुद दें तो ऐन शरई इस्लामी और जमहूरी, धरना मुखालिफ दे तो यहूदी एजेंट और जमहूरियत का बहुत बड़ा दुश्मन।
आज जो मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ को ये सबक पढ़ा रहे हैं, दर्स दे रहे हैं या शिकवा कर रहे हैं कि वो एहतसाब से भाग रही है, इनसे इनका हिसाब लिया जाए तो ये इस तरह रिएक्ट करते हैं। इनसे पूछा जाए कि आप इतने वक्त से सियासत में हैं, वजारत भी आपने अपने पास रखी, कीता किसी मौलाना साहब सानू भी दस दो, तो ये क्या करते हैं जी, सवाल करने वाले के मुंह पे उसका सवाल ही मार देते हैं। ये उसको यहूदी एजेंट कहेंगे या ये कोई मिलियन मार्च करने लग जाएंगे। हमारी सियासत में से जब तक ये मनफी रिवायात नहीं निकलेंगी ना, याद रखिएगा ये सियासत इसी तरह बदनाम होती रहेगी। आप जब तक अपने लिए अलग और मुखालिफ के लिए एक अलग मयार रखेंगे, अलग सोच रखेंगे, तब तक किसी भी अच्छे नतीजे की उम्मीद रखना बिल्कुल फजूल सी बात है। जब तक आप खुद पर तनकीद करने वाले की किरदार कुशी करते रहेंगे, तब तक आपका मुआशरा, आपकी सियासत और आपका हाल कभी भी बदल नहीं और ना ही तरक्की कर सकेगा। चले जी, सदीक जान ने हमें ज्वाइन कर लिए अपनी बड़ी खबर के साथ। सदीक जान हमारे खुसूसी नुमाइंदे हमें हमेशा सेकंड सेगमेंट में ज्वाइन करते हैं। सदीक, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी अफवाहें, बड़ी बड़ी रूमर्स गर्दिश कर रही हैं जी, और किसी बड़े बड़े तज्जियाकारों की बात अगर हम कर लें, एक बड़े तज्जियाकार ने कुछ बड़ी बातों का इंकशाफ भी किया। कहते हैं जी कि कोई हीरो विलन बन जाएगा, विलन हीरो बन जाएगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, तज्जियाकार जो हैं लगता है बहुत ज़्यादा फिल्में देखते हैं, बड़े शौक से फिल्में देखते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अक्सर हम सिटकॉम का मतलब आप समझते होंगे, सिटकॉम होते हैं जो बड़े फ़नी से ड्रामे होते हैं, हल्के फुल्के, जिसको देख के आपका मूड खुशगवार हो जाता है, हंसी आती है। ये हमारी सियासत में सिटकॉम ही लगे रहते हैं ना अक्सर। बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम कोई कार्टून चैनल देख रहे हैं या कोई फ़नी ड्रामा देख रहे हैं, उसका स्क्रिप्ट नहीं को लिखने आता। लेकिन जब इस तरह के लोग आते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये किसी हॉरर मूवी का स्क्रिप्ट लिखते हैं या किसी रोने धोने वाली फिल्म का स्क्रिप्ट लिखते हैं, जिस तरह इंडिया के ड्रामे की कुछ सास हो गई। क्या लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, क्या कहते हैं, क्या चलता है इनके दिमाग में, ज़रा मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा। देखें, बात यह है कि इस वक्त अफवाह साज फैक्ट्रियाँ जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं, जाहिर है, बल्कि आप नहीं एक्टिव, ये तो पिछले 4-5 माह से एक्टिव है। देखिए, मसला ये है कि पहले जी बिल्कुल इनका मसला ये है कि ये हर वक्त कोई एक ऐसी खबर मार्केट में फेक न्यूज़ ऐसी रखते हैं जिससे लोगों के अंदर एक अभाम रहे, अनसर्टेनिटी सी रहे, एक पूरे मुल्क में गैर यकीनी सी की सूरत हाल रहे, हुकूमत दबाव में रहे, लोग ज़हनी तौर पर अजियत में रहें। तो देखें, अगर आप पिछले 1 साल 1.25 साल में देख लें, जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, एक बात तो यह है कि पहले दिन से ही उसे नाकाम डिक्लेयर कर दिया गया बहुत सारे सहाफ़ियों, तजज़ियाकारों और एंकर्स की जानिब से। उसके बाद पहले दिन से ये कहा गया कि ये हुकूमत नाकाम हो गई है, इसने सब कुछ तबाह कर दिया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। फिर इस हुकूमत ने आगे कुछ ऐसे मुश्किल फ़ैसले लिए जिससे इस हुकूमत को भी ज़ाहिर है उसके ऊपर भी एक दबाव बढ़ा, लोग भी उस वजह से सफ़र कर रहे हैं। ज़ाहिर है महंगाई आई, वो सारे मामलात हैं, मुश्किल फ़ैसले किए, डॉलर को जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से वो उसके रेट को मेंटेन करने की बजाय उन्होंने कहा कि जो इसका नेचुरल रेट है वहाँ तक इसको जाने दिया जाए, बजाय इसके कि हुकूमत अरबों डॉलर जो है वो खर्च करती रहे और कर्जे ले लेकर और उसको मेंटेन कर रखे उसके रेट को। फिर आपने कुछ ऐसे मुआशी तौर पे फ़ैसले लिए जिनके आपको रिज़ल्ट जो हैं वो अगले कम अज़ कम 6 से 8 माह बाद जाकर और मिलना शुरू होंगे। वो मुश्किल फ़ैसलों की वजह से हुकूमत के ऊपर भी दबाव आया, लेकिन वो मुश्किल फ़ैसले कोई भी हुकूमत होती उसको लेने पड़ते अगर वो आगे लॉन्ग टर्म में चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। उसका फ़ायदा इन लोगों ने उठाया, इन लोगों ने कहा कि हुकूमत नाकाम हो गई। आप देखें, ये कहते क्या रहे, हुकूमत ने कोशिश की कि वो ब्रदर इस्लामी ममालिक से, दोस्त ममालिक से पैसे लेकर और कोशिश करें IMF के पास ना जाना पड़े। वो डिले हुआ, नीयत ठीक थी, अच्छी नीयत थी कि हमें चलो IMF के पास ना जाना पड़े, लेकिन जो उस डिले की वजह से जो नुकसानात हुए, ये लोग ये कहते रहे कि भाई इनको तो पहले दिन चला जाना चाहिए था IMF के पास। अब हुकूमत की नीयत ये थी कि हम कोशिश करते हैं कि हमें ना जाना पड़े या कम पैसों के लिए जाना पड़े। आपने 6 अरब डॉलर लिए IMF से और उन्होंने आपसे नाक से लकीरें निकलवाई, इस तरह से उन्होंने आपको 6 अरब डॉलर दिए। अगर ये हुकूमत आते ही, बड़ा आसान था इमरान खान के लिए, आते ही कौम से खिताब करते, कहते कि ये इस तरह मुल्क को मकरूज करके गए हैं, ख़जाना खाली है, मुल्क चल नहीं सकता और मैं IMF के पास जा रहा हूँ, मुख्तलिफ शराइत हैं लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है, और वो आते ही 12 अरब डॉलर ले लेते जैसे ये लेते रहे। लेकिन उन्होंने नहीं लिए। जब उन्होंने नहीं लिए और 6 अरब डॉलर लिए, वो भी बहुत बाद में जाके, तो उससे कुछ चीज़ें नुकसान भी हुआ, दबाव भी बढ़ा। अब देखें कि पहले आप अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो आखिरी जो खबर बताई गई थी वो ये बताई गई थी, जो हम इस प्रोग्राम में मुसलसल उस पर हम बात करते रहे, लोगों को बताते रहे, वो थी फजलुर रहमान साहब के हवाले से कि जब वो निकलेंगे तो असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और इमरान खान इस्तीफ़ा दे देंगे, पूरा पाकिस्तान मतलब खून होगा, खून की नदियाँ बह रही होंगी, तसादुम होगा, सड़कों पर फैसले होंगे,
फिर जब वो इस्लामाबाद पहुंचे कहा गया कि बस पूरे पाकिस्तान से अब वो पहुंच गए हैं, अब आप भूल जाएंगे ये वैसे आप मौलाना साहब वापस जाएंगे, अब इस्तीफा लेकर जाएंगे। और क्योंकि वो जिहाद के लिए आए हैं और जिहाद पर आने वाले जो हैं वो शहीद होकर जाते हैं, जिंदा सलामत वो वापस जाने को पसंद नहीं करते, वो भी चले गए। फिर कहा गया कि जी आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं ले रहे, वो भी आज आपके सामने आ गया, जो तरक्कियां थी वो हो गई हैं और वो कोई बात सामने नहीं आई। फिर कहा गया कि सिविल मिलिट्री हालात बहुत कशीदा हो गए हैं, वो भी आपने देखा कि पिछले 4-5 दिनों में 2 मुलाकातें हुई आर्मी चीफ की और वज़ीर-ए-आज़म की, DGISI की और वज़ीर-ए-आज़म की। अब जो नई खबर मार्केट में जो फैलाई गई है, जो आई है, जो नई फिल्म मार्केट में चलाई गई है, वो ये कहा गया है कि 6 दिसंबर से पहले पहले हुकूमत घर चली जाएगी। और उसकी वजह ये बताई गई है कि 6 दिसंबर से पहले पहले इलेक्शन कमीशन फैसला देगा और फैसला देने के बाद इमरान खान तहरीक इंसाफ का कलदम होगी, इमरान खान फारिग हो जाएंगे, असम्बलियाँ टूट जाएंगी। वैसे ये खबर अगस्त के आखिरी हफ्ते में भी दी और उस वक्त तारीख दी गई थी 10 अक्टूबर की, लेकिन 10 अक्टूबर को कुछ भी नहीं हुआ था। उस वक्त भी हमने इसी पूर्व में बताया था कि 10 अक्टूबर को कुछ भी नहीं होगा। अब 6 दिसंबर की तारीख दी गई है कि 6 दिसंबर, क्योंकि 6-7 दिसंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा साहब ने रिटायर होना है, तो कहा जा रहा है कि वो रिटायरमेंट से पहले पहले इस हुकूमत को घर भेज कर जाएंगे। तो एक बात तो यह है कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा उनको भी ये मामला देखने होंगे कि आया उन्होंने फैसले आइन और कानून के मुताबिक करने हैं या इस राबर कमेटी के कहने पर करने हैं, जो एक कमेटी बनी हुई है जिन्होंने आज तक लूट मार की है और अब वो कमेटी बैठ के और कह रही है तबाह हो गया, बर्बाद हो गया इन लोगों की लूट मार की वजह से। आज जो हालात हैं वो इनकी लूट मार की वजह से हैं। और ठीक है, अच्छा मौलाना सब कहते हैं किसी का ट्रस्ट लूज हो जाना, कि आपका एतमाद ही उठ जाए कि यार ये तो पता नहीं झूठ ही बोलते रहते हैं, पता नहीं कुछ भी बोलते रहते हैं। तो मौलाना साहब से मेरा तो एतबार बुरी तरह से कहते हैं ना उठ गया है कि मैं तो उनकी किसी बात को सीरियस लेती नहीं हूँ। अगर आप थोड़ा बहुत सीरियस लेते हैं या फिर इसकी गहराई में जाके मुझे जरा समझाइएगा। वो कहते हैं जी बड़ी ऑफर्स हुई पता नहीं किस किस ओहदे की, लेकिन मैंने उन ऑफर्स को घास नहीं डाली, ये क्या कहते फिर रहे हैं? क्या हुई वाकई इनको ऑफर्स हुई? देखें, अब बात यह है कि वो ना स्टोरी साथ साथ डेवलप कर रहे हैं। अगर उनको ऑफर्स हुई थी तो पहले दिन बता देते। कभी कहते हैं कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं मैं अभी बता नहीं सकता जो कुछ मैं लेके आया हूँ, कभी कहते हैं कि मैं तो सब कुछ बता चुका हूँ मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर अगले दिन कहते हैं कि नहीं वो मुझे ये ऑफर्स हुई मैंने रिजेक्ट कर दी, फिर उससे अगले दिन कुछ और कहते हैं। देखिए मसला ये है कि उन्होंने खबरों में रहना है और ख़बरों में रहने के लिए वो रोज़ नया एक बयान देंगे। कल जो हमने अपने इसी प्रोग्राम में जो जुमला कहा था कि ये मिलियन मार्च से शुरू हुए और 18 अफराद तक आ गए, कहाँ ये मिलियन मार्च करते थे, कहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बाहर 18 अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। वो रोज़ खबर बनाने के लिए कोई ना कोई चीज़ वो कोई मनगढ़ंत बात करते हैं, कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे उनके हामियों को एक आस और उम्मीद रहे। और अच्छा देखें, बहुत सारे लोग वो हैं जो कह रहे थे कि मौलाना जो है ना वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और हम इसलिए मौलाना को सपोर्ट कर रहे हैं। जब मौलाना वापस चले गए तो वो कहते हैं कि नहीं मौलाना ऐसे नहीं वापस गया, मौलाना की मुख्तदर हलकों से मुलाकातें हुई हैं और वहाँ से बहुत सारी यकीन दहानियाँ साथ लेकर गए हैं। अगर आप उनको इतना इनकलाबी और नज़रियाती समझते हैं और आप उस इनकलाब और नज़रिए के साथ आप खड़े थे, तो क्या एक इनकलाबी शख्स और नज़रियाती शख्स जिसके खिलाफ लड़ रहा होता है वो उनसे जाके अंधेरे में मुलाकातें करता है? तो ये सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपना दिल बहलाने के लिए बातें की जा रही हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि कल तक ये बात थी कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं ले रहे, अब आज वो खबर बाउंस हो गई है, ख़त्म हो गई है। अब अगले 15 दिन 20 दिन के लिए नई खबर दे दी है कि 6 दिसंबर को हुकूमत चली जाएगी। तो 6 दिसंबर भी गुजर जाएगी, 6 दिसंबर को हम दोबारा बात कर लेंगे कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देनी है। उस रिपोर्ट के बाद फिर दलाइल होंगे इलेक्शन कमीशन में। फिर अगर इलेक्शन कमीशन नतीजे पे पहुंचता है कि वाकई तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग ली है, वो काबीना के पास मामला जाएगा, काबीना को रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजना है। तो ये 15 दिन के अंदर अंदर ये फैसला नहीं हो सकता, लेकिन 6 दिसंबर को ये खबर भी बाउंस हो जाएगी और 6 दिसंबर के बाद फिर हम किसी नई खबर पे बात कर रहे होंगे जो मार्केट में नई खबर फैलाई जा रही होगी। तो ये मैं ये समझता हूं कि जो लोग अब इनका तो कारोबार है ना, अपने मुखालिफिन के बारे में किसी ने एक बात कर दी, किसी ने दूसरी बात कर दी, जारी बात है उसके बारे में बातें कर करके इन रहने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मौलाना फजल रहमान साहब, जारी बात है जब आपको किसी ने स्टूल भी ना दिया अपोजिशन के लिए भी इस कौमी असम्बली में, तो जारी बात है कुछ ना कुछ करके बिजी रहेंगे। मसरूफियत बहुत बड़ी चीज़ होती है, वरना कहते हैं ना खाली ज़हन शैतान का घर होता है। तो चले अच्छी बात है, मसरूफ रहते हैं बेचारे, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये बताइएगा कि जिस तरह तज्जियाकार हैं, बहुत से लोगों में किसी का नाम नहीं लूँगी, जो फिल्मों के दी एंड तजवीज़ करते फिर रहे हैं, वो क्या करते फिर रहे? उनका भी कोई कारोबार है सियासतदानों के बारे में दी एंड तजवीज़ करना, अपने मनपसंद एंड तजवीज़ करना। अब वो लिखेंगे कहानी और उनके एंड। देखें बात यह है कि बिल्कुल देखें सियासतदान का तो काम है सियासत करना, और सियासत पहले ही आपके सामने है कि एक तरह से गाली बन चुकी है, या सियासत के बारे में कहा जाता है कि सियासत नाम ही झूठ, फ्रॉड और धोखे का है। हमारी सहाफ़त अब सियासत से ज़्यादा गंदी हो गई है। हमारे यहाँ कुछ हमारे एंकर्स और तज्ज़ियाकार हैं जो
सियासतदानों से बड़े सियासतदान हैं जो ये समझते हैं कि उनकी कही हुई बातों से हुकूमतें गिरती हैं, बनती हैं, वो हुकूमतें बनाते और गिराते हैं। वो इस तरह की बातें, इस तरह की खबरें देते हैं। उन मसला क्या है, वो अगर गए हैं असम्बली में और उनको किसी वजीर ने झुक के सलाम नहीं किया, वो कहते हैं अच्छा मुझे इसने सलाम नहीं किया, मुझे हाथ नहीं मिलाया, आज देखना मैं इसके खिलाफ एक ऐसी मनगढ़ंत खबर दूंगा कि ये खुद मुझे फोन करके माफिया मांगेगा। अगर हाँ, तो सदी की तो बड़ी बच्चों वाली हरकत बड़े बड़े नहीं है कि अपना बदला लेना, बदले की आग बुझाना, कुछ लिख के। बिल्कुल ये सतही और घटिया हरकतें हैं। और कुछ लोगों का मसला ये है, वो कहते हैं कि हमने इमरान खान को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसने अभी तक देखा नहीं है। कुछ कहते हैं अच्छा मेरा मैसेज सीन करके मुझे रिप्लाई नहीं किया व्हाट्सएप पे, अब देखना मैं इमरान खान के खिलाफ कैसी खबरें देता हूँ, इमरान खान खुद मुझे मैसेज करेगा। तो ये इस तरह की यहाँ पे गंद पड़ गया है। रोज एक नई खबर दी जाती है और रोज एक नई अफवाह, नई एक फेक न्यूज़। सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या है, हुकूमत को दबाव में लाना और शरीफ खानदान को फ़ायदा पहुँचाना, पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुँचाना, अपोजिशन को फ़ायदा पहुँचाना, हुकूमत को दबाव में लाना। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो उस करप्ट सिस्टम के बेनिफिशरी हैं जिस करप्ट सिस्टम की आखिरी आस और उम्मीद जो है वो फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी हैं। इनको पता है कि अगर इस मुल्क के अंदर मेरिट का निज़ाम आ जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगी, तो फिर ये तो इनको तो कुछ नहीं मिलेगा। इनको तब मिलेगा ना जब ये सियासतदान जो इनके आगे, जिनको ये अपना दाता समझते हैं, अगर उनको कुछ मिलेगा तो वो इनको आगे मुंतज़िर हैं जी मेरिट कब आएगा। प्रोग्राम का वक्त अलबत्ता ज़रूर ख़त्म हो गया। सदीक जान बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये के लिए, आपके एनालिसिस के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।